नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। प्रभुवाणी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे भी मैंने पहले कहा था कि असली झगड़ा होगा स्मृति ईरानी और राहुल गांधी में। स्मृति ईरानी को इसलिए ही महामंत्री बनाया गया था कि 2014 में उन्होंने राहुल गांधी को हराया था अमेठी में। उसके बाद स्मृति ईरानी खुद हार गई, वो दूसरी बात है, परंतु राहुल जी से नहीं हारी, वो किसी और से हारी। जैसे ही राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स को, यंग जनरेशन को, जिसको आप कहते हैं जेन जी को एड्रेस करना शुरू किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सबसे बड़ी सिपासलार स्मृति ईरानी को मैदान में खड़ा ला करके खड़ा कर दिया। स्मृति ईरानी जब से भाजपा की महामंत्री बनी हैं, राहुल गांधी से उनकी कोई सीधी मुठभेड़ नहीं हुई है, परंतु पूरे के छात्रों की गूंज जो नारा है, जो एक नाम दिया है राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज का, जहां वो छात्रों को इकट्ठा करते हैं, वहां पर जाके भाषण देते हैं। तो जो पुणे में हुआ पिछले दिनों, उसके बाद ये पहली बार स्मृति ईरानी ने जमकर उनके ऊपर आक्रमण किया। दो पुराने दुश्मन, राजनीतिक दुश्मन, एक मंच और बीच में देश की नई पीढ़ी। जैसे कि आपको पता है 22 अगस्त पुणे में उसकी शाम एक बहुत बड़ा हॉल, और उसमें भरी हुई तमाम लड़कियां, यंग जनरेशन सारे पुणे से आई हुई थी। छात्रों की गूंज का नाम था इस कार्यक्रम का। मंच पर थे राहुल गांधी, सारे टीवी लगे हुए थे, कैमरामैन लगा रखे थे। उन्होंने एक ही बात कही जिसने 24 घंटे के भीतर पूरी राजनीति को हिला दिया। पितृसत्ता यानी कि पैटर्निटी, पिताजी की बात ज़्यादा मानी जाती है, उनके बाद बेटे का नाम ही आता है। तो उनका ये था कि किसी तरह से पितृसत्ता, पैटर्निटी को तोड़ना होगा, लड़कियों को तो ये बात कहनी पड़ेगी। और फिर जो हुआ वह सिर्फ एक भाषण नहीं था, वह था दो पुराने दुश्मनों का पहला सीधा टकराव। क्योंकि जैसे ही उन्होंने मनुस्मृति को कोट किया कहीं पर जाकर के, मनुस्मृति के हिसाब से भाषण भी दिया, और ये कोशिश करने की जो भारतीय परंपराएं जो हैं उसके खिलाफ लड़कियों को विद्रोह करना चाहिए। अब क्योंकि स्मृति ईरानी जब से भाजपा की महासचिव बनी हैं, राहुल गांधी से उनका आमना सामना पहली बार हुआ, मौका मिला उनको। तो ये मुठभेड़ जैसा दोनों ने कहा और जैसा दोनों के बीच घटा, पहले सुनिए राहुल गांधी का पूरा हमला, क्योंकि हेडलाइन में उसे एक नारे में दबा दिया है। Manusmriti says, in childhood, a female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words are a shame. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के उस सांस्कृतिक आघात वाले बयान को पकड़ा जो जंतर मंतर पर महिला प्रदर्शनकारियों के कथित गालियों को लेकर था। राहुल ने क्या कहा? युवाओं का गुस्सा है और आज उसे मर्द के आधार पर रंग दे रहे हैं। ये केवल पितृसत्तात्मक सोच है, यानी कि पैटर्निटी सोच है, जैसे कि पुरुषों की सोच होती है, उस तरह की सोच है। लोकतांत्रिक जवाबदेही में भागने की कोशिश की। उन्होंने कहा मनुस्मृति देखिए, वह औरतों को जिंदगी के 3 हिस्सों में पिता, पति और बेटे के बस में रखती है, और यही सोच आज भी चल रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया। आपके ही लोगों ने कहा, भागवत जी ने कहा, उनका नाम ले लिया उन्होंने, कि बलात्कार भारत में नहीं इंडिया में होते हैं। ये कभी कहा होगा, परंतु राहुल को कहने में से मना कौन करता है। खट्टर जी ने भी कहा इस तरह की बातें। ये बातें जिसकी सोच दिखाती है। याद रखिए, इस देश की 70 करोड़ औरतें सबसे बड़ी संपत्ति हैं। ये थी राहुल की बात। मनुस्मृति, मोदी, भागवत, खट्टर, चारों निशाने पर। तो आई मैदान में स्मृति ईरानी, भाजपा की फर्राट नेतेदार, और उनका जवाब विचार पर नहीं, गिनती पर था। स्मृति ने क्या कहा? राहुल जी, आप पितृसत्ता को तोड़ने की बात करते हैं। राहुल जी, तो अपने आप में देखिए, कर्नाटका में आप ही की सरकार है, उसकी पूरी कैबिनेट में एक भी महिला मंत्री नहीं है, एक भी नहीं है। जो दल औरतों की बात करता है, उसकी अपनी मेज पर औरत को क्यों नहीं बैठाती? और आप वेदों और पुराणों की बात करते हैं। पहले उन्हें पढ़िए, फिर उन्हें समझाइए। आपका वह पूरा कार्यक्रम कोई आंदोलन नहीं, छवि बनाने का दिखावा था। देखिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के एक अहम नेता ने महिलाओं और महिलाओं के नेतृत्व के समर्थन की बात की है, मैं उनसे कहना चाहती हूं विनम्रता पूर्वक
कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें। मैं उस अहम नेता को एक और निवेदन करती हूं, वंदे मातरम में भी जिन पंक्तियों को कांग्रेस मुख्यालय में रोका गया, उन पंक्तियों में मां दुर्गा का उल्लेख है। जिस दुर्गा स्वरूपा को हम शक्ति के केंद्र की दृष्टि से उपासना करते हैं, उस दुर्गा मां का जय घोष, वंदे मातरम का पूरा मंचन, पूरा गायन कांग्रेस मुख्यालय में हो। यहीं से असली मुठभेड़ शुरू होती है। स्मृति ने 2 हथियार निकाले। पहला 33% आरक्षण वाला बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अगर आपको औरतों की ताकत पर इतना ही भरोसा है तो आरक्षण बिल का समर्थन कीजिए ना। उन्होंने कहा राहुल गांधी को, हम लाए हैं, आप साथ दीजिए। बात बड़ी बड़ी करते हैं और बिल पर टोटल खामोशी। राहुल जी क्यों है? यही है आपकी ईमानदारी। और दूसरा हथियार वंदे मातरम। स्वतंत्रता दिवस पर आपने अपने कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के 6 छंद हटा दिए गए, जिनमें देवी दुर्गा की स्तुति है। एक तरफ आप औरत को देवी समझते हैं, दूसरी तरफ देवी की स्तुति हटाते हैं। स्मृति ने प्रहार किया। ये कौन सा पितृ सदा विरोध है? राहुल जी, ये तो धर्म और औरत के सम्मान दोनों का आपका ही सवाल खड़ा करता है। आप दोनों इश्यू पर चुप, और इसी खामोशी से सबसे बड़ा सवाल उठता है, राहुल का पक्ष क्या मकसूद है? भागवत और खट्टर की इसलिए बातों की और उनका इशारा किया। ये सच है कि औरतों को देश देना हमारे समाज की पुरानी बीमारी है। ये स्मृति का सवाल भी उतना ही भारी है। कर्नाटक का खाली आंकड़ा, आरक्षण बिल पर कांग्रेस की खामोशी, यही इस लड़ाई का कड़वा सच है। दोनों के पास एक दूसरे को काटने के लिए सबूत हैं, परंतु अपना घर सुधारने का कोई जवाब नहीं है। राहुल का कहना है औरतें आज भी सड़क पर डरकर निकलती हैं। आपकी पार्टी के तहत उन पर दोष मढ़ते हैं। ये आंकड़ों का सवाल नहीं है, ये सोच का सवाल है। ये बड़ा सोच बदलने बिना कैबिनेट बदलेगी कि नहीं, ये राहुल ने सवाल किया। सोच बदलने की बात आप करेंगे राहुल जी? स्मृति जी ने पूछा। जिस दल ने आधी सदी शासन किया, 50 साल 60 साल, उसने औरत की कैबिनेट की कुर्सी कब दी? कब उसने डिफेंस मिनिस्टर बनाया या फाइनेंस मिनिस्टर बनाया? आज गिनती आपके खिलाफ जाती है, इसलिए आप सोच की बात पर आ गए। जब गिनती आपके साथ होती है तब सोच कहाँ जाती है? यही तो टकराव है। एक पक्ष मनुस्मृति गिनता है, दूसरा वंदे मातरम करता है, और बीच में बैठी हैं जनरेशन जी, जो दोनों को सुन रही हैं, समझ रही हैं। ये पीढ़ी नारों से नहीं बहकती, पर ये सबूत मांगती है। भाजपा ने इसी हफ्ते जनरेशन दी के लिए अलग टीम बनाई है। यानी एक ये मतदाता अब दोनों पक्षों का रणनीतिक लक्ष्य बन चुका है, और यही इस मुठभेड़ का असली मतलब है। स्मृति ईरानी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब राहुल गांधी अपनी नेक्स्ट मीटिंग होगी, जो संघर्ष यात्रा उनकी शुरू हुई है दिल्ली के लिए, उसमें पता लगेगा कि इसका जवाब स्मृति ईरानी का कैसे देंगे कि कर्नाटक में कोई मंत्री क्यों नहीं है, आप 33% रिजर्वेशन के साथ क्यों नहीं खड़े होते। हालांकि 33% रिजर्वेशन का बिल पास हो चुका है। अब वंदे मातरम क्यों हटाते हैं जिसके अंदर देवी का मेंशन किया गया है? पुणे की ये गूंज सिर्फ राहुल गांधी की नहीं थी। कह सकते हैं ये 70 करोड़ औरतों की पुरानी दबी तकलीफ की गूंज थी। पर दुखद बात यह है कि उस गूंज को दोनों दलों ने पकड़कर एक दूसरे पर फेंक दिया। हल की ओर नहीं बढ़े, आरोप की ओर मुड़ गए। बीजेपी की महासचिव और युवराज का ये पहला सीधा टकराव किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। सिर्फ ये साबित हुआ कि दोनों के पास एक दूसरे को काटने के हथियार भरे पड़े हैं, पर औरत की असली तकलीफ का कोई इलाज नहीं है। जनरेशन जी सब देख रही है और ये पीढ़ी भूलती नहीं है। जो दल इसे सिर्फ चुनाव का साधन समझेगा, वो 5 साल बाद जवाब मांगने पर पाएगा। नारे मिट जाते हैं पर काम का हिसाब रह जाता है। ये लड़ाई नारों की नहीं, भरोसे की है। और स्मृति ईरानी क्योंकि महामंत्री बनी हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा किया है कि बताइए कितनी महिलाओं को आपने सत्ता में हिस्सा दे रखा है,
कितने पार्टी के अंदर आपके महामंत्री महिलाएं हैं, कितने आपने मुख्यमंत्री आज तक महिलाओं को बनाया, कितने केंद्रीय मंत्री के अंदर फिर इंपॉर्टेंट पोस्ट अपने महिलाओं को दी, जबकि 13 साल तक सोनिया गांधी जी पार्टी की अध्यक्ष रहीं, आप भी अध्यक्ष रहे। तो उन्होंने चैलेंज दिया है कि आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, परंतु महिलाओं के अंदर सत्ता का जो योग होना चाहिए, क्या आपने 50% लोगों को सीटें दी हैं कि नहीं हैं? ये सवाल राहुल गांधी के लिए मुश्किल है, उसका जवाब देना पड़ेगा। आज की प्रभुवाणी में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे, किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जाने से पहले एक और प्रार्थना, मेरा वीडियो देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, टिप्पणी लिखिए, खट्टी मीठी अच्छी बुरी मैं सब पढ़ूंगा, बुरा नहीं मानूंगा। जय हिंद, धन्यवाद।